डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। उम्मीद है कि आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। उसको और बेहतर बनाने के लिए हम लोग लेकर हाजिर हैं आज एक पॉलिटिकल साइंस का सॉल्व पेपर है ये। ठीक, इसलिए ताकि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं तो आप समझ सकें कि ये पेपर कैसे सेट होता है, उसी साथ साथ उसमें सॉल्यूशन भी है। अगर आप बीपीएससी के हों और एचपीएससी या आरपीएससी या ड्रिट प्लस भी या यूपी पीजीटी या टीजीटी के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है सॉल्व पेपर। इसलिए हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि आप ये समझ सकें कि जो ही आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन सेट हो रहे हैं। एक ही क्वेश्चन का भाषा कितना है या उसका एक ही क्वेश्चन कितनी बार बदला जा सकता है, बाकी आप उसी हिसाब से, उसी रणनीति के हिसाब से आप पढ़ें और अपनी तैयारी करें। सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन सेट कैसे होता है, उसको सॉल्व कैसे करें, या जो आपका कंसेप्ट है क्लियर है कि नहीं। उसी के लिए आज हम लोग एक सॉल्व पेपर लेकर हाजिर हैं। सॉल्व करते हैं, आपकी तैयारी और पक्की बेहतर करने की। आप पढ़ रहे हैं लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व करते हैं या मॉडल पेपर नहीं सॉल्व करते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर सॉल्व करने से आपका जो दिमाग है थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करता है, ताकि एक ही चीज़ को आप विभिन्न डिफरेंट डायमेंशन से सोच सकें। चलिए बिना देर किए सॉल्व करते हैं। एक सॉल्व पेपर है आपका और ये पेपर है आपका उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी 2016 को, उसी का पेपर है ये। तो जरा देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के कैसे क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, और ताकि आप समझें जो आप पढ़ रहे हैं आप उस स्तर से या पढ़ने के लिए एक और बात नोटिस कर लीजिए आप। बिहार स्टेट में पीएससी का पैटर्न अलग है, यूपी पीजीटी का पैटर्न अलग है, आरपीएससी का अलग है और एचपीएससी का अलग है, डिट प्लस बी का अलग है, लेकिन कुछ कॉमन है। तो आप इसीलिए ये मॉडरेट है, ज़्यादा न तो लो है न तो हाई है। आप जो पढ़ेंगे बस उद्देश्य ये है कि जो आप पढ़ रहे हैं क्या आप उसको ग्रेस्प कर पा रहे हैं कि नहीं, या आप उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं। उसी को बस ये उसी के मतलब उसी के लिए हम लोग ये शॉर्ट पेपर लेकर हाजिर हैं, ताकि आप उसको अच्छे से समझें, क्वेश्चंस को समझें। सबसे बड़ी बात है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आप उस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को पहले नज़र में कैसे देखते हैं, या उसको सॉल्व करने के लिए किस प्रकार के आप उससे मतलब की समझ कितनी है। और बीपीएससी आपका कंसेप्ट पूछ रहा है, याद रखिएगा। वो रोट लर्न मतलब रटने वाली चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि लोगों को तो पूरी कई बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लूसेंट पेज पेज वाइज रट रखा है, तो उससे आप दूर रहिए। कोई भी टॉपिक पढ़िए, बस विषय पॉलिटिकल साइंस है आपका, उसको समझ के पढ़िए, कहना क्या चाह रहा है, आपसे पूछा क्या जा रहा है। ठीक, तो आपका ज़रूर सफल होगा। ये रटने वाले से काम नहीं चले। हो सकता है कि 10-12 क्वेश्चन फैक्चुअल आ जाए, लेकिन 10-12 क्वेश्चन अगर कंसेप्ट पे आ गए, अगर वो आपसे नहीं होते हैं, तो मतलब कि आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएँगे, क्योंकि जो ईज़ी क्वेश्चन्स होते हैं, वो सब लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि किसने भारतीय प्रजातंत्र को प्रजातंत्र के वैश्विक विचार के संदर्भ में अपेक्षाकृत सफल उदाहरण माना है? किसने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अतुल कोहली। देखिए क्या कहते हैं इसके बारे में कि अतुल कोहली ने भारतीय प्रजातंत्र को प्रजातंत्र के वैश्विक विचार के संदर्भ में अपेक्षाकृत सफल उदाहरण माना है। भारत एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देश है। मानव सभ्यता की 5000 वर्ष से भी पुराने इतिहास में कहीं भी कभी भी इतने व्यापक पैमाने पर लोकतांत्रिक प्रयोग नहीं चला जैसा कि भारत में स्वाधीनता के बाद चल रहा है। जनतंत्र के बारे में भारत की महत्ता का एहसास पश्चिम से अधिक है। टेक्सास विश्वविद्यालय के डॉक्टर रोस्टोव का कथन है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद की सबसे आश्चर्यजनक घटना भारत में लोकतंत्र कायम रहना है। डब्ल्यू रोस्टोव हैं, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स में उनका विशेष योगदान है। जब आप कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो आप उनको वहाँ जरूर पढ़ेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन कि कब भारत में संसद ने पंचायत कानून पारित किया, लेकिन कौन सा एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, कब? इसी को बोलते हैं पैसा, PESA। ठीक, कब पारित किया? तो ये 1996 की घटना है। क्या था? भारतीय संसद ने पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित किया एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट के माध्यम से 1996 में पास किया। इस अधिनियम को पेशा के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि भारत में लोकायुक्त की संख्या को स्थापित करने वाला राज्य कौन था? लोकायुक्त की संस्था की संख्या नहीं। ठीक,
तो लोकायुक्त को संस्थापित करने वाला पहला राज्य कौन था? 2 प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं कि सबसे पहले लोकायुक्त से संबंधित एक्ट किसने पास किया और इसको सबसे पहले लागू किसने किया? तो सबसे पहले स्थापित करने वाला जो राज्य है आपका महाराष्ट्र है। व्याख्या देख लीजिए कि 1970 में लोकायुक्त और लोकायुक्त अधिनियम के माध्यम से लोकायुक्त की संस्था को प्रस्तुत करने वाला उड़ीसा भारत का प्रथम राज्य था, जबकि 1971 में सर्वप्रथम लोकायुक्त की स्थापना करने वाला महाराष्ट्र राज्य पहला है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 कि भ्रष्टाचार निरोधक समिति के अध्यक्ष कौन थे? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब तक तीनों प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण थे। तो कौन सा था? इससे संबंधित की संथानम समिति, जो कि भ्रष्टाचार निरोधक समिति से संबंधित आपका कौन है? के संथानम। व्याख्या देखिए इसका कि भ्रष्टाचार निरोधक समिति का गठन 1962 के संस्थानम अध्यक्षता में किया गया है। पूछा भी जाता है कि भ्रष्टाचार निरोधक समिति का गठन कब हुआ? 1962 में। कौन अध्यक्ष था इसका? तो के संथानम थे। ठीक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से किस एक कैबिनेट कमेटी को सुपर कैबिनेट कहा जाता है? किस कैबिनेट को सुपर कमेटी के नाम से या सुपर कैबिनेट के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये कैबिनेट के राजनीतिक मामलों पर जो समिति होती है, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, ये सुपर कैबिनेट के नाम से जानी जाती है। क्यों? तो ऐसा इसलिए है कि राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की स्थापना और अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इस समिति को सुपर कैबिनेट कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। यह समिति घरेलू और विदेशी मामलों से संबंधित सभी नीतिगत मामलों से संबंधित है। ठीक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 कि जन शिकायत निदेशालय कब अस्तित्व में आया? जो पब्लिक ग्रीवांस जो रिड्रेसल होता है, यानी जन शिकायत निदेशालय कब अस्तित्व में आया? तो ये आया आपका 1988 में। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 यह मेरे लिए बड़ी चिंता है कि इस देश में सबसे पहले प्रशासनिक सदाचार, दूसरी दक्षता और तीसरे क्रम में अर्थव्यवस्था हो तो इसी वातावरण में हम एक ज्यादा सुखी समाज का निर्माण कर सकते हैं। यह कथन किसका है? इसका कथन है, ये कथन है आपका डॉक्टर एस राधा कृष्णन। यह मेरे लिए ऑप्शन बी राइट आंसर हुआ। यह मेरे लिए बड़ी चिंता है कि देश में सबसे पहले प्रशासनिक सदाचार, दूसरी दक्षता, तीसरे क्रम अर्थव्यवस्था हो तो इस वातावरण में हम एक ज्यादा सुखी समाज का निर्माण कर सकते हैं। यह कथन डॉक्टर राधा कृष्णन का है, पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 सिटीजन चार्टर सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया? ये भी बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम सिटीजन चार्टर आपका लागू कहाँ किया गया? तो यूनाइटेड किंगडम में किया गया। सिटीजन चार्टर सर्वप्रथम 1991 में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता जॉन मेजर के नेतृत्व में ब्रिटेन में लागू किया गया था। नागरिक अधिकार पत्र लोगों के इस सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में लगातार सुधार करने की कोशिश करता है ताकि उनकी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए किस प्रधानमंत्री का सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से उसको चेंज किया पीएमओ में, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। किसके कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री ने किया? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है, कई बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी मोरारजी देसाई। थोड़ा सा इसका व्याख्या देख लीजिए। तो व्याख्या कि 1977 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया। वर्ष 1977 तक इसे प्रधानमंत्री सचिवालय कहा जाता था। यह प्रधानमंत्री को उसके कार्यों में सहायता प्रदान करने का कार्य है। भारत में इसकी शुरुआत 1947 में प्रधानमंत्री के सचिव के रूप में की गई थी। वर्तमान में आपका जो ब्यूरोक्रेसी है, पूरे देश को कंट्रोल करने का जो पीएमओ कार्य कर रहा है, इसलिए भी इसकी बेहद महत्ता बढ़ गई और पावरफुल संस्था बन गई है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि ये आपको मैच करना है और बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक। एक जगह मैं तो कहूँगा इसको आप एक जगह नोट कर लीजिए। वर्ष 1991 कौन इससे संबंधित है? तो 91 में आपकी नई आर्थिक नीति को लागू किया गया। नरसिम्हा राव की सरकार थी और उनके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 1978 ये अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट आई
और 2009 ये आपका क्या है, आरटी राइट टू एजुकेशन, और 2005 सूचना का अधिकार। ये ऐसे मैचिंग के क्वेश्चन आपसे जानबूझ के पूछे जाते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे टॉपिक को ऐड कर लिया जाता है, कवर कर लिया जाता है। ये था आपका, देख लीजिए, यहाँ नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान की कौन सी धारा राज्य को लोगों के कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्देश देती है। प्यारे साथियों, मैं एक और चीज बता दूं, अगर आप अगर नीति निर्देशक को पढ़ रहे हैं तो आप उसमें अनुच्छेद 36-37 को भी पढ़िए, 39 को भी पढ़िए, और 50-51 को भी पढ़िए। ठीक, कई लोग छोटे छोटे बातें पढ़ लेते हैं, लेकिन अब तो पूरा पैटर्न चेंज हो गया एकदम। वो डिस्क्राइब, मतलब कि अंदर डीप से पूछ रहा है बीपीएससी, या आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, उस पर ज्यादा फोकस कर रहा। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 38, आर्टिकल 38। तो अब आइए देखते हैं आर्टिकल 38 है क्या। क्वेश्चन, आर्टिकल 38 क्या है कि राज्य को यह निर्देश देता है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो सके। ठीक, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार के विचारार्थ कितने रिपोर्ट दिए। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो है आपका, ये 2005 में आया। ठीक, किसकी अध्यक्षता में, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। तो कितने उसने रिपोर्ट दिए, तो याद रखिए कुल 15 रिपोर्ट दिए उसने। ये आपका यहाँ है, आपको बस इसमें याद रखना है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त 2005 को हुआ, वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में। ठीक, और इसने कुल 15 रिपोर्ट दिए, और एक जो इसमें आपका ठीक 13 देखिए कि 2012 भारतीय प्रजातंत्र के इतिहास में परिभाषित करने वाले वर्ष के रूप में जाना जाएगा। यह एक ऐसा वर्ष था जिसमें नागरिक मुख्य केंद्र में आए तथा उन्होंने पहले से चली आ रही मूक बहुमत के मिथक को तोड़ दिया। यह कथन किसका है, किसका है कथन, तो ये है आपका जो सीएजी थे विनोद राय, और इन्होंने रिपोर्ट दिया कि लगभग 1,76,000 करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ। ठीक, पूर्व सीएजी थे आपके। 14 देखिए कि भारत की सरकार ने कब अंकेक्षण को लेखा से अलग करने का निर्णय लिया। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बेहद महत्वपूर्ण पूछा जाता है ये। तो भारत सरकार ने लेखा अंकेक्षण अलग कब किया इसने, तो 1976 में किया, जब आपका इमरजेंसी का दौर चल रहा था। भारत सरकार ने अंकेक्षण को लेखा से वर्ष 1976 में अलग कर दिया। भारत में अंकेक्षण एवं लेखा परीक्षा का कार्य भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा करता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और इसका कार्यकाल याद रखिएगा 6 वर्ष रहता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नेतृत्व को सर्कुलर रिस्पॉन्स के रूप में विश्लेषित किया है या व्याख्या किया है। सर्कुलर रिस्पॉन्स ऑफ लीडरशिप का सिद्धांत किसने दिया, ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है। तो ये प्रश्न भी आपका बीपीएससी में आ चुका है। तो एमपी फॉलेट का एक कथन है या इससे संबंधित है सर्कुलर रिस्पॉन्स। क्या है कि नेतृत्व को सर्कुलर रिस्पॉन्स के रूप में मैरी पार्कर फॉलेट ने परिभाषित किया। इनका मानना है कि नेतृत्व की प्रमुख विशेषता नेता तथा अनुयायियों के बीच पारस्परिक संबंध को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 16 है प्यारे साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक और चीज, अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसमें तमाम हम लोग प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज आपको अवेलेबल कराएंगे बतौर पीडीएफ के रूप में। चलिए, तो निम्नलिखित में से किसने भारत को बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। जो ये पॉलीसेंट्रिक नेशनलिज्म का कंसेप्ट किसने दिया भारत के संदर्भ में, तो ये थे आपके एंथनी डे स्मिथ। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्यों क्यों तो एंथनी डे स्मिथ ने भारत को बहुकेंद्रित राष्ट्रवाद के रूप में प्रस्तुत किया है। मोटे तौर पर राष्ट्रवाद विचारधारा और प्रतीकवाद का एक सम्मिश्रण है जो लोगों को अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से मुक्ति दिलाने के लिए एकजुट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है शांति के लिए एकता का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र
के द्वारा अपनाया गया था? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। कई बार ये तो बताओ जीएस में पूछा जाता है। बीपीएससी के आप तैयारी 1, तैयारी 2 कोई क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलेगा। इसलिए हम आपसे बार-बार कहते हैं, जो तैयारी 1 और तैयारी 2 के क्वेश्चन पेपर हैं, उसको ज़रूर आप सॉल्व करें। रोज़ दिन में एक बार ज़रूर देखें उसको, ताकि आप समझें बीपीएससी आपसे क्या पूछना चाह रहा है, कैसे प्रश्न पूछ रहा है, तब ताकि फिर आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को और बेहतर करें। इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सॉल्व पेपर को ज़रूर सॉल्व करें। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अपनाया गया था कब? शांति के लिए एकता प्रस्ताव, यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन कब अपनाया गया? याद रखिएगा, ये आपका था कोरिया संकट के समय। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्यों? व्याख्या देख लीजिए जरा। 25 जून 1950 को उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 3 नवंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित करके अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उत्तरदायित्व अपने हाथ में ले लिया। फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने 50 राज्यों से अपनी सेनाएं भेजने की अपील की, जिसमें से केवल 18 राज्यों ने अपनी सेनाएं भेजी, जो अमेरिकी गुट के थे। दूसरी तरफ चीन उत्तर कोरिया की तरफ से इसमें शामिल हो गया, जिसे यह युद्ध अमेरिका और चीन के बीच हो गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य कौन सा है? ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो संयुक्त राष्ट्र का जो नवीनतम सदस्य है, लेटेस्ट जो स्टेट है आपका, वो है दक्षिण सूडान या साउथ सूडान। कब शामिल हुआ? ये 14 जुलाई 2011 के दिन संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिणी सूडान को 193 सदस्य के रूप में स्वीकार किया। ठीक? और यूनाइटेड नेशन के बारे में ये इंफॉर्मेशन, इसको भी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कि आसियान प्लस 3 क्या है? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। आसियान प्लस 3 क्या है? आसियान प्लस 3 है आपका चीन, जापान और दक्षिण कोरिया मिला को हम बोलते हैं आसियान प्लस 3। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि आसियान प्लस 3 1997 में शुरू किया गया। ये भी पूछता है कि कब शुरू किया गया आसियान प्लस 3, क्योंकि एक परामर्श समूह है जो चीन, जापान एवं दक्षिण कोरिया को आसियान तथा उसके 10 सदस्य देशों के साथ संपर्क में लाता है। ठीक? और 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र पर संस्थापक राष्ट्रों द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद आसियान की स्थापना हुई थी। तो आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में 8 अगस्त। और किस घोषणा पत्र के तहत? तो बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत। ठीक? और इसका जो सचिवालय है, ये पूछता है कई बार, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और इसमें जो आसियान के 10 राज्य हैं, ये भी पूछता है। और ये भी पूछता है कि उसके प्रथम 5 संस्थापक सदस्य कौन है? ये भी पूछता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे हैं? यानी विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स? तो इसका राइट आंसर होगा जो गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे हैं, एक तो जलवायु परिवर्तन, मादक द्रव्यों की तस्करी और समुद्री लूटपाट। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। और आप देख लीजिए जो गैर परंपरागत सुरक्षा खतरे कौन कौन से, ये समुद्र तो आपका आतंकवाद भी है, बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण, नक्सलवादी हिंसा, मादक द्रव्यों की तस्करी, सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बढ़ता हुआ असंतोष, ये सब गैर परंपरागत सुरक्षा के संकट हैं, खतरे हैं। 21 देखिए, बान की मून संयुक्त राष्ट्र के महासचिव निम्नलिखित में से किस देश के हैं? बान की मून थे आपके कहाँ के? दक्षिण कोरिया के। ये वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस और पुर्तगाल के हैं। क्वेश्चन नंबर, ये आपका देखिए, हाँ, ये जो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव दिया है, ये कभी-कभी इनका कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए भी दे देता है, तो आप इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिए और चाहे तो एक जगह नोट कर लीजिए। 3-4 याद कर लेंगे, बाकी सब आप अपने आप सेट हो जाएगा, याद हो जाएगा। 22 देखिए कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया है? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछते हैं किसने हस्ताक्षर किया और किसने नहीं किया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर होगा ईरान। ईरान ने इस पर हस्ताक्षर किया, भारत पाकिस्तान ने नहीं किया, साथ में इजराइल भी नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 23, ये व्याख्या पढ़ लीजिए 22 का। 23 देखिए कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने अफ्रीका फंड कोप की स्थापना की? कौन थे? तो अफ्रीका फंड की स्थापना करने वाले थे भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी। कब की गई थी? तो ये 1986 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है
कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचार से संबंधित नहीं है? तो आपके यथार्थवादी विचारक जो हैं केनेथ वॉल्ज हैं, हेनरी किसिंजर और हैंस मार्गेनथाउ हैं। अल्फ्रेड जिरमन आपके यथार्थवादी विचारक नहीं हैं। तो ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये आपको मैच करना है, कौन बताना है कौन सा युग्म इसमें से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ उनके लेखक हैं, बताना है कौन सी पुस्तक के लेखक सुमेलित हैं और सुमेलित नहीं है। न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ये अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया अ बुक ऑफ रीडिंग, बिमल बिमल प्रसाद, ये गलत है, बिमल प्रसाद की पुस्तक नहीं है। और इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड रिलेशंस, ये पोदराई सही है। द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, जी जे बंदोपाध्याय, ऑप्शन इसमें बी आपका सुमेलित नहीं है, ठीक। तो केपी मिश्रा फॉरेन पॉलिसी एंड इंडिया बुक ऑफ रीडिंग के लेखक हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, बुराई की धुरी मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किन देशों के समूह के लिए किया जाता है? एक्सिस ऑफ एविल जो है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं या किन देशों के समूह को कहा जाता है? तो ये हैं आपके ईरान और इराक और उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और क्यों है ऐसा? तो इसलिए है कि 29 जनवरी 2002 को 9/11 हमले के 5 महीने से भी कम समय के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जूनियर ने सीनेट प्रतिनिधि सभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए इराक, ईरान और उत्तरी कोरिया को एक्सिस ऑफ एविल यानी बुराई की धुरी के रूप में संबोधित किया, ठीक। ये प्रश्न पूछता है कि कौन कौन से इसमें देश शामिल हैं और इस शब्द का प्रयोग किसने किया। 27 है, जैव राजनीति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो जो बायोपॉलिटिक्स है इसको प्रस्तुत करने वाले हैं, जो बायोपॉलिटिक्स का कंसेप्ट है इसको फूमिल्सन फुको ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि सभ्यताओं का टकराव, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, भी बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये पूछा जा चुका है बीपीएससी में। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इस शब्द का प्रयोग किसने किया? तो एसपी हटिंगटन के द्वारा, एसपी सैमुअल पी हटिंगटन के द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया और ये पुस्तक भी है। क्वेश्चन नंबर 29 कि राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता सिद्धांत के प्रतिपादक आपके एंटोनियो ग्राम्सी हैं। तो ये राइट आंसर हुआ, ये ग्राम्सी होगा, ठीक। ऐसा क्यों कि राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता के सिद्धांत के प्रतिपादक एंटोनियो ग्राम्सी थे। परवर्ती मार्क्सवादी चिंतकों में ग्राम्सी ने भी राज्य की भूमिका पर गहराई से विचार किया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मार्क्सवाद में होने वाले वाद विवाद पर राज्य द्वारा कम ध्यान दिया गया। इसका प्रमुख कारण सोवियत मार्क्सवाद के भीतर स्टालिनवाद का वर्चस्व था। क्वेश्चन नंबर 30 कि कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य विभेद किसने किया था? कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य किसने विभेद किया यानी अंतर किसने किया, उसको डिस्क्रिमिनेट किसने किया? तो एवी डाइसी। और ये एक फेमस पुस्तक है और पुस्तक ने सिद्धांत है रूल ऑफ लॉ, ठीक। पुस्तक भी है, विधि का शासन इन्हीं की देन है। तो कानूनी संप्रभु वह है जिसके पास कानून निर्माण करने तथा उसे लागू करने की सर्वोच्च शक्ति है। ब्रिटेन में सम्राट सहित संसद कानूनी संप्रभु का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जबकि राजनीतिक संप्रभुता का आशय निर्वाचक मंडल से है, ठीक। जिसकी इच्छा एवं समर्थन पर ही वैधानिक संप्रभु का अस्तित्व निर्भर करता है। डायसी के अनुसार कानूनी संप्रभु के पीछे एक दूसरा संप्रभु विद्यमान है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है। ये क्वेश्चन ये जो कोट है बतौर क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न 31, प्लेटो की दार्शनिक की शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है? कौन सा विषय इसमें शामिल नहीं है? तो अर्थमेटिक, एस्ट्रोनॉमी और हार्मोनिक्स की बात करते हैं, नहीं अंकगणित, खगोलशास्त्र, समाजशास्त्र की बात करता हुआ अलजेब्रा की बात कम करता है, ठीक। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, मैं उस वर्ग से आता हूं जो प्रजातंत्र पर सभी प्रकार एवं
आकार के एकाधिकारवाद को समाप्ति का पक्षधर है। अम्बेडकर ने इनमें से किस अवसर पर यह वक्तव्य दिया? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है और ये आपका बीपीएससी में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर होगा, ये जो उक्त कथन है अम्बेडकर के द्वारा कहा गया, ये भी याद रख लीजिए, लेकिन किस अवसर पर कहा गया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोलमेज सम्मेलन के दौरान। देखिए व्याख्या, ये कब कहा उन्होंने? गोलमेज सम्मेलन जो आपका तीनों गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया, ये इंपॉर्टेंट है। और कांग्रेस ने केवल एक ही में भाग लिया, वो दूसरे में। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक एम एन रॉय द्वारा नहीं लिखी गई है? एम एन रॉय की रचना में आप एम एन रॉय से संबंधित हम लोग उनके विचारकों क्रम में एम एन रॉय को भी पढ़ा, उसमें उनकी रचनाओं को देखा था और एम एन रॉय की रचनाओं को बार बार पूछा जाता है। कौन से इनके द्वारा उनके पुस्तक, कौन से एम एन रॉय के द्वारा पुस्तक लिखित नहीं है? तो इंडिया इन ट्रांजिशन, इंडियाज प्रॉब्लम्स एंड इट्स सॉल्यूशन एंड वन ईयर ऑफ नॉन कॉपरेशन, ये प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में। ये गलती से मत करिए, गांधी जी का है, ये एम एन रॉय की रचना है। इंडिया टुडे, इनकी एम एन रॉय की रचना नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, ये है एम एन रॉय की रचनाएं हैं, आप देख लीजिए कौन कौन सी रचना है। और इंडिया टुडे जो पुस्तक है आरपी दत्त की है। क्वेश्चन नंबर 34 कि गांधी के हिंद स्वराज में कितने अध्याय हैं? ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है। तो गांधी जी के हिंद स्वराज में जो उनकी एकमात्र राजनीति से संबंधित पुस्तक है, वो इसमें 15 में 20 अध्याय 20 चैप्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी इसका व्याख्या है। और मूलतः जो हिंद स्वराज है आपका गुजराती भाषा में लिखी गई थी, 1909 में प्रकाशित हुई थी। ठीक, और कब इन्होंने, गांधी जी ने इस पुस्तक की रचना इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान की थी, जब पानी के जहाज से जा रहे थे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जाते समय हिंद स्वराज उन्होंने लिखा। क्वेश्चन नंबर 35 है, जो राजाओं का अनादर करते हैं उन पर दैवीय सजा होती है, यह कथन किसका है? तो जो राजाओं का अनादर करते हैं उन पर दैवीय सजा होती है, ये कथन आपका कौटिल्य का है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और इसकी फेमस पुस्तक क्या है? अर्थशास्त्रम। और उनका सप्तांग सिद्धांत है और मंडल सिद्धांत भी आप पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 36, ये आपको मैच करना है, एक तरफ बुक है उनसे संबंधित ऑथर है। ठीक, लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस किसकी रचना है? तो ये लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जो जस्टिस है, ये पुस्तक माइकल सैंडल की है। सोर्सेस ऑफ द सेल्फ, और ये पुस्तक है आपकी चार्ल्स टेलर की। स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, ये पुस्तक है माइकल वॉल्जर की। और आफ्टर वर्च्यू, ये पुस्तक है अलेक्जेंडर मैकेंटायर की। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, और आप यहाँ देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं इसको। ठीक, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 है, रूसो द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो रूसो जो सरकारों की वर्गीकरण करता है, उसमें धनिक तंत्र यानी ओलिगार्की शामिल नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमताओं के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार, बेहद महत्वपूर्ण कोट है, बेहद महत्वपूर्ण। यह कार्ल मार्क्स का है, लेकिन किस पुस्तक में है? देखिए सबसे बड़ी बात है, आप तो जानते हैं कार्ल मार्क्स का है, लेकिन किस पुस्तक में इसने ये बात कही? इस पुस्तक का नाम है द क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम। ये पुस्तक ही पिछली बार आया था बीपीएससी में। ये पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। और उसकी ये कुछ रचनाएं हैं, आप देख लीजिए, नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि मार्क्स की रचनाओं का भी क्रम पूछा जाता है आपसे। मार्क्स हुआ, या गांधी जी का हुआ, या आपका एम एन रॉय हुआ, या राम मनोहर लोहिया हुआ, या जेपी की पुस्तकों को पूछा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 39 कि अपने किस पुस्तक में हेगल लिखता है कि बौद्धिकता ही वास्तविक है और वास्तविक ही बौद्धिक है? द रेशनल इज रियल एंड द रियल इज रेशनल। किस पुस्तक में वो लिखता है? तो फिलॉसफी ऑफ राइट में वो लिखता है। ठीक, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। फिनोमेनोलॉजी ऑफ द स्पिरिट, द साइंस ऑफ लॉजी और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसफिकल साइंसेज, ये चारों पुस्तकें हीगल की हैं। आप ये भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 और मैं पीटर हूँ जिसने अपने स्वामी की अवहेलना की, ये कथन किसका है? ये कथन है आपका जॉन स्टुअर्ट जीएस मिल का। ठीक, ये अपने पीटर मतलब अपने मालिक मतलब बेंथम की बात करते हैं, क्योंकि बेंथम के उपयुक्तवाद का सिद्धांत में इसने सुधार किया। ठीक, तो देखिए, बेंथम के उपयुक्तवाद में संयुक्त संशोधन करने के बाद जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है, मैं वह पीटर हूँ जिसने अपने स्वामी की अवहेलना की। क्वेश्चन नंबर 41 युद्ध और तूफान पढ़ने के लिए सर्वोत्तम होते हैं, परंतु सहन करने के प्रति शांति और स्थिरता ही श्रेष्ठतम है, बेहतर है। ये किसने लिखा? ये बेंथम का कोट है, जो कि उपयुक्तवादी विचारक है। क्वेश्चन नंबर 42 राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण या यात्रा या पद यात्रा, बेहद महत्वपूर्ण, बेहद आसान, बेहद कॉमन क्वेश्चन, ये जरूर आता है प्रश्न में, पेपर में जरूर आता है। तो ये हेगल का कोट है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि एक तरफी मैच बुक है, उससे संबंधित लेखक हैं। तो डी हुमायूं, ये पुस्तक किसकी है? ये आपकी पुस्तक है थॉमस हॉब्स की। इमाइल जो पुस्तक है आपको पता है कि रूसो की पुस्तक है। द आर्ट ऑफ वॉर, ये मैकियावेली की पुस्तक है। सम थॉट्स ऑन कंसर्निंग एजुकेशन, ये पुस्तक किसकी है? जॉन जॉन लॉक की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये आप यहाँ देख लीजिए 44 कि निम्न में से किस स्कूल के द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। व्यवहारवाद की आधारशिला रखा गया शिकागो स्कूल से, या शिकागो संप्रदाय किससे संबंधित है? तो ये भी व्यवहारवाद से संबंधित ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये पढ़ लीजिए थोड़ा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अमेरिका के राजनीति वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी ने शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चार्ल्स मरियम की चिंतन धारा राजनीति का अध्ययन व्यवहारपरक दृष्टिकोण से होना चाहिए, दृढ़तापूर्वक समर्थन दिया। 45 है निम्न में से कौन सा प्रतिनिधित्व का मॉडल नहीं है? तो प्रतिनिधित्व का मॉडल कौन सा नहीं है? एक है डेलीगेटेड मॉडल है, मैंडेट मॉडल है और रिजेम्बलेंस मतलब प्रतिरूप मॉडल है, लेकिन आदिम प्रिमिटिव मॉडल नहीं है, प्रतिनिधित्व का एक मॉडल नहीं है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसके 3 मुख्य प्रकार हैं, कौन-कौन सा? मैंडेट है, डेलीगेटेड और रिजेम्बलेंस मॉडल है। क्वेश्चन नंबर 46 कि हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास को निम्न में से किस बिंदु के माध्यम से प्रकट नहीं किया था? यानी सैमुअल पी हंटिंगटन जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, उनमें वो किस चीज़ को शामिल नहीं करते हैं? याद रखिएगा, वो तो अनुकूलता, स्वायत्ता और सशक्तता की बात करते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 है लुसियन पाई के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है? लुसियन पाई के अनुसार आपसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन और पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल कम्युनिटी, 4 टॉपिक से जरूर 2 प्रश्न आपके आएंगे, जरूर, मैं भी बता दे रहा हूँ। तो लुसियन पाई के अनुसार निम्न से कौन सी राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है? तो समानता, क्षमता और विभेदीकरण की लुसियन पाई बात करता है, लेकिन न्याय की बात नहीं करता है। 3 चीजों की बात करता है, समानता, क्षमता और विभेदीकरण के आधार पर राजनीतिक विकास की व्याख्या करता है, लेकिन उसमें क्या शामिल है? न्याय शामिल नहीं है। तो सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप ये पढ़ सकते हैं इसकी व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 48 है इनमें से कौन सा उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है? लिबरल डेमोक्रेसी की विशेषता कौन सी नहीं है? इसमें रूल ऑफ लॉ होता है, सही है। लिबरल डेमोक्रेसी में मौलिक अधिकारों का प्रावधान भी है, भी सही है, और राजनीतिक शक्तियों का विभाजन भी होता है, सही, लेकिन कमिटेड ब्यूरोक्रेसी इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ये उदार लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप यहाँ देख भी सकते हैं, उदार लोकतंत्र के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं। 49 देखिए, सर्वाधिक व्यवस्था सॉरी राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं है? पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं पूछ रहा आपसे? तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ये आपके क्या है? फंक्शंस हैं पॉलिटिकल सिस्टम के। इसमें इंटरेस्ट प्रमोशन नहीं है, हितों की अभिवृद्धि नहीं है, तो ये आपके
सी शामिल है, इसमें सी राइट आंसर नहीं हुआ, सम्मिलित नहीं है, कार्य नहीं है। क्योंकि अब कौन-कौन से हैं? तो याद रखिएगा 4 प्रकार के प्राथमिक कार्य बताता है। हितों का अभिव्यक्तिकरण, उनका समूहीकरण, संप्रेषण और राजनीतिक समाजीकरण। ठीक। क्वेश्चन नंबर 50, राजनीतिक राज की अवधारणा इस नाम के साथ संबंधित है। यानी जो पॉलिटिकल डीके का जो कंसेप्ट है किस विचारक से संबंधित है, ये भी प्रश्न आपका बीपीएससी में आ गया है। आता है। ये आपके हैं कौन? एसपी हटिंगटन, सैमुअल पी हटिंगटन, पॉलिटिकल डीके से संबंधित है, राजनीतिक राज के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न है 51, लोक स्वस्थ लोकमत का निर्माण कौन सी एक बाधा है? तो स्वस्थ लोकमत का निर्माण में कौन सी एक बाधा है? तो याद रखिएगा कौन? नागरिक की उदासीनता। तो सी राइट आंसर होगा। 51 का व्याख्या है, देख लीजिए। लोकतंत्र के निर्माण की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं? स्वस्थ जनमत निर्माण की प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी हैं? अगला प्रश्न है 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह का कार्य नहीं है? तो दबाव समूह प्रेशर ग्रुप्स कौन कौन से हैं? उनका कौन कौन सा फंक्शन नहीं है? अपने हितों की समृद्धि के लिए चुनाव लड़ना ये उनका नहीं है, क्योंकि सब कुछ करते हैं, चुनाव प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते हैं समूह, बस दबाव के माध्यम से अपने हितों की पूर्ति करते हैं। वो प्रत्यक्ष राजनीति में या चुनाव लड़ने में कार्य या उनकी मतलब भाग ही नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, कि दबाव समूह को कौन एक अज्ञात साम्राज्य के रूप में परिभाषित करता है? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। तो दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य के रूप में यानी एनोनिमस एम्पायर के रूप में व्याख्या करने वाले हैं कौन? ये है एससी फाइनल महोदय। अगला प्रश्न है, देखिए, हाँ, ये भी आप कहीं एक जगह नोट कर लीजिए कि इन विद्वानों ने दबाव समूह को विभिन्न नामों से परिभाषित किया है। एससी फाइनल क्या कहते हैं? अज्ञात साम्राज्य। ठीक। डी मैक्विन कहता है कि अदृश्य सरकार है। सेलिन कहता है औपचारिक सरकार है। जोसेफ शुम्पेटर गुमनाम साम्राज्य के शासक की संज्ञा देता है। एलन बॉल प्रभावक गुट की संज्ञा देता है और एलन पीटर संगठित समूह की। आपको क्या करना है? याद करना है। आपको एक तो फाइनल का कथन, मैक्विन का कथन और जोसेफ शुम्पेटर का कथन याद करना है। 54 है कि मॉरिस डुवर्जर के राजनीतिक दलों की संगठनात्मक संरचना के विश्लेषण क्रम में कौन सा शामिल नहीं है? तो जो मॉरिस डुवर्जर जो पॉलिटिकल पार्टी की जो व्याख्या करता है, संरचनात्मक अध्ययन करता है, उसमें कहता है कि एक तो कॉकस की बात करता है, सेल की बात करता है और मिलिशिया की बात करता है। उसमें ओलिगार्की शामिल नहीं है। तो डी राइट आंसर होगा। एक तो देखिए कॉकस की बात करता है, सेल पार्टी की बात करता है, ब्रांच और मिलिशिया, 4 चीजों की बात करता है मॉरिस डुवर्जर। क्वेश्चन नंबर 55 है, राजनीतिक दल देश में अधिनायक से हमारी रक्षा करने का सर्वश्रेष्ठ कवच है, ये कथन किसका है? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। ये कथन है आपका रॉल्ड जोसेफ लास्की का। क्वेश्चन नंबर 52, 56 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन राजनीतिक संचार सिद्धांत से संबंधित नहीं है? देखिए आ गया प्रश्न, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन से संबंधित कौन सा नहीं है इसमें? तो पॉलिटिकल जो कम्युनिकेशन कार्ल ड्यूस भी हैं, जिन ब्लॉन्डेल भी हैं और श्वार्ट्ज भी हैं। इस डिजिट स्नाइडर इसमें शामिल नहीं है। ठीक। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, किसने कहा राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? राजनीतिक मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, बेहद आसान सा प्रश्न है, कॉमन प्रश्न है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए, कभी कभी भी नहीं भूलना है। तो ये कथन है आपका डेविड ईस्टन का। 58 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये भी देखिए, ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण। मोस्का ने पुस्तक लिखी द रूलिंग क्लास। ठीक। रॉबर्ट मिशेल सॉरी सी राइट मिल्स की पुस्तक है द पावर एलिट। बॉटमोर की पुस्तक क्या क्या नाम? एलिट एंड सोसाइटी। भी जोसेफ संपीटर द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, इनकी पुस्तक नहीं है, गलत है ये। तो डी सुमेलित नहीं है। ठीक। तो रॉबर्ट, ये जो द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की पुस्तक है रॉबर्ट मिशेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से नहीं जुड़ा हुआ है? केंद्र राज्य संबंधों से कौन इसमें नहीं जुड़ा हुआ? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है।
देखिए, ये सॉल्व पेपर हम लोग कर रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण, इसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही शामिल किया गया है। उसमें से लगभग 50% क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे, मैं अभी लिख के दे दे रहा हूँ। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, सीरियस होके पढ़िए, बेहद कम समय है, बतौर रिवीजन के तौर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, आप इसको रिवीजन समझिए। ठीक। तो निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से नहीं जुड़ा है? ये आपका राजमन्नार समिति पश्चिम बंगाल सरकार का मेमोरेंडम। अब पूछे हैं तीनों केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है, लेकिन तारकुंडे समिति इससे संबंधित नहीं है, तो डी राइट आंसर होगा। ये चुनाव प्रणाली से संबंधित है। देख लीजिए, तारकुंडे समिति जो है ये इसका गठन 1974-75 में हुआ। अभी चुनाव चुनाव सुधार के लिए जानी जाती है तारकुंडे समिति। आप ये देख सकते हैं, ये आप नोट कर लीजिए कि राजमन्नार समिति कब आई, ठीक है, और इसने क्या किया, ये कब आई, ये भी पूछा जाता है। 60 है, भारत के किस राज्य में स्थानीय शासन के लिए ओम्बुड्समैन है? स्थानीय शासन के लिए ओम्बुड्समैन कहाँ है? याद रखिएगा, केरल में है। 61, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। स्टैफोर्ड क्रिप्स, पेंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। सर जॉन साइमन इसमें शामिल नहीं थे। ठीक, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। इनकी अध्यक्षता में साइमन कमीशन आया। ये था आपका व्याख्या कि जनवरी 1946 में ब्रिटेन की लेबर पार्टी की नेता इटली ने भारतीय नेताओं से अनौपचारिक स्तर पर बातचीत करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने का निर्णय लिया। 29 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। ये भी पूछा जाता है कि भारत ने कैबिनेट मिशन किस डेट को आया, ये भी पूछा जाता है, और उसके सदस्य कौन कौन से थे, आप इसमें भी शामिल कर लीजिए। 62, निम्नलिखित में से कौन एक नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे? नेहरू समिति के सदस्य कौन नहीं थे इसमें? तो इस समिति में सदस्य बताओ, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, और इस समिति के सदस्य इनकी जो अध्यक्षता की गई थी उनके पिता श्री मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, और इसमें ये जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। ये पढ़ लीजिएगा। नेहरू समिति के सदस्य कौन कौन से थे? तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एम एस सरदार, मंगल सिंह, जी आर प्रधान, अली इमाम और एस वाई कुरैशी। 63, प्यारे साथियों, फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, और साथ में अगर आपको पेड पीडीएफ की आवश्यकता है, जिसमें हम लोग मॉडल पेपर बीपीएससी के आधार पर 5 प्रश्नों का जो सेट है वो भी, और टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो कि बेहद महत्वपूर्ण है, उसको भी हम लोग आपको अवेलेबल कराएंगे। तो आप इसके लिए ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक, चलिए। 63, भारत में खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस मुस्लिम देश से जुड़ा था या संबंधित था? तो ये था आपका तुर्की से संबंधित था खिलाफत आंदोलन। और एक और प्रश्न पूछता है, खिलाफत आंदोलन जो है उसमें उसका विरोध किसने किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा इसका विरोध किया गया। क्वेश्चन नंबर 64 है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट किससे संबंधित है? हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट है जलियांवाला बाग के हत्याकांड, मसीह बल्ली जलियांवाला बाग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत में कौन सा सॉरी निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म इसमें से सुमेलित नहीं है? देखिए, लेखक हैं और एक तरफ उनकी पुस्तक, पॉल आर ब्रास, फंक्शनल पॉलिटिक्स इन इंडियन स्टेट। सही, सही है ये। और सेलिंग हॉरिसन द इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेड, ये भी पुस्तक सही है। अतुल कोहली, द आइडिया ऑफ इंडिया, ये गलत है, ये खिलनानी साहब की रचना है, तो ये सुमिलित नहीं हुआ, तो सी राइट आंसर होगा। रोनाल्ड डॉर्टन की रचना है टेकिंग राइट्स सीरियसली, ये भी बेहद महत्वपूर्ण रचना है। और द आइडिया ऑफ इंडिया के लेखक हैं कौन है? सुनील खिलनानी है, तो ऑप्शन सी देख लीजिए, और यहाँ दिया है व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है किसके द्वारा? तो ये काम किया जाता है आपके एक परिसीमन आयोग होता है उसके द्वारा। तो
परिसीमन आयोग के प्रमुख कार्य क्या है? हाल की जनगणना के आधार पर भारत की सभी लोकसभा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करना, सीमाएं पुनः निर्धारण में राज्य में प्रतिनिधित्व की संख्या को स्थिर रखना, अर्थात प्रतिनिधियों की संख्या में कोई परिवर्तन न करना, अनुसूचित जाति जनजाति की विधानसभा सीटों को निर्धारित क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर करना। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में कॉलेजियम प्रणाली जुड़ी हुई है किससे? भारत में जो कॉलेजियम प्रणाली है आपकी न्यायपालिका से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 68, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की जो अध्यक्षता की और ये कब हुआ था? 1928 में। ये थे आपके अंसारी महोदय, एम ए अंसारी के द्वारा, डॉक्टर एम ए अंसारी के द्वारा। 69 है, भारत के संविधान के भाग 14 ए में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। प्रारंभ में 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 अब कितनी हो गई? इसमें 11 मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, किसके वर्णन में ये कहा गया है कि मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अंदर एक कुलीन तंत्र का निर्माण करते थे? किसके द्वारा ये कहा गया है? ये कहा गया आपका ग्रैनविल ऑस्टिन के द्वारा, और इनकी फेमस पुस्तक है कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन, इनकी फेमस पुस्तक है। चलिए, ये था आपका एक बतौर सॉल्व पेपर, जो कि यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है पॉलिटिकल साइंस का। और अगर आप पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या एस्पिरेंट हैं तो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे आप वो यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हों, या चाहे वो यूपी पीजीटी की तैयारी में लगे हों, या आप आरपीएससी या ट्रिपल एसपी के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इसको सॉल्व कीजिए। उम्मीद है, शुभकामनाएं हैं, प्रार्थना है कि आप सभी का सिलेक्शन हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।